पिछले 11 साल 7 महीने से लगातार दोनों सरकारों में हमने संघर्ष किया है। कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी उपचुनाव प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी बड़े आंदोलन। कुछ मांगे पूरी हो पाती है और कुछ मांगे के लिए युवा बेरोजगार तरसता रहता है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये मांग हम सभी राजनीतिक पार्टियों से हम करते हैं और मैं भी ऐलान करता हूं कि इस चुनाव में युवाओं को न्याय मिले। 11 साल 8 महीने तक मैंने लाठियां खाकर, जेल जाकर, अनशन कर युवाओं की आवाज़ बुलंद की है। अब विधानसभा में युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का काम मैं करूंगा और इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसका ऐलान मैं करता हूँ। लंबे समय से बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने वाले उपेंद्र यादव आज हमारे साथ हैं और आज ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक ये बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाते आ रहे थे। अब उनके साथ साथ ये जिस भी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो उस क्षेत्र की जनता की भी अब आवाज़ उठाने की इन्होंने तैयारी कर दी है। उपेंद्र जी, आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा वो विधानसभा क्षेत्र होगा और कौन सी पार्टी होगी? देखो, मैं लगातार, आपने देखा होगा 2 अक्टूबर से लगातार युवा बेरोजगार जनसंवाद प्रोग्राम हमारा चल रहा है। युवाओं की भावनाओं को देखते हुए मैंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब कौन सी जगह होगी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र, कौन सी पार्टी होगी, वो युवा संवाद जो खत्म होगा उसके बाद ऐलान हम कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब युवाओं का मैं चेहरा देखता हूँ, उनका दर्द देखता हूँ, मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11 साल 8 महीने लगातार मैंने संघर्ष किया। दोनों पार्टियों को मैंने देखा है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी अनशन। बहुत कुछ करने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है, चाहे कोई सी पार्टी का हो, उसके बाद कुछ मांगे पूरी हो पाती है। क्योंकि प्रदेश में 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। एक व्यक्ति से 4 लोगों का हम जुड़ाव मानते हैं, तो करीब 2 से 2.5 करोड़ वो युवा हैं जो इन चुनावों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। तो उन युवाओं की मांग दब जाती है। तो ऐसे में युवाओं की जन भावनाओं को समझते हुए मैंने ऐलान किया कि लगातार युवा कह रहे थे कि आपको विधानसभा में जाना चाहिए, हमारी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ और युवाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जिन ऐसे राजनेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं जिसको ये पता नहीं DOP सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, पंचायत राज सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, सामाजिक कल्याण विभाग कहाँ है, पंचायत राज विभाग का है। तो उनको ये पता नहीं कौन सी भर्ती क्या समस्या, वो जान नहीं। पटवारी की मांग करते कहते हैं LDC की तैयारी करो। अरे भाई, पटवारी में ज्वाइनिंग करवा दीजिए ना। तो ऐसे उदाहरण कई देखने के सामने आए। तो ऐसे लगा कि जब युवाओं के हम हर पीड़ा को जानते हैं, उनकी समस्या का निराकरण भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे आना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। तो युवा बेरोजगारों की जन भावनाओं को समझते हुए मैंने ऐलान किया और युवा बेरोजगारों के संवाद के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। और इस दौरान युवा संवाद प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मिलकर जो पेपर लीक जैसी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, वो आगे क्या करेंगे। इसके अलावा जो भर्तियां हैं, जो जिनके एग्जाम होने हैं, कैलेंडर जारी, क्या वो समय पर पूरी करा पाएंगे। जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई, क्या उनकी विज्ञप्ति वो जारी कर पाएंगे। और जो प्रज्ञाधीन भर्तियां उनको सरकार आते प्राथमिकता के साथ पूरी करेगी। बिजली विभाग, रोड विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो चिकित्सा विभाग, इन विभागों में क्या भर्तियां निकाल पाएंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर आप जब उनसे मुलाकात करेंगे, दोनों सरकारों का कार्यकाल हमने देखा है, फिर उनके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नतीजे पूछेंगे, हमें किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना है, किसके साथ जाना है या क्या करना है। विकल्प हमारे पास और भी हैं, तो वो निर्णय लेकर जल्दी ऐलान कर देंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शाहपुरा सीट से आप लड़ेंगे, और अगर मान लीजिए वहाँ से लड़ते भी हैं और मान लीजिए आप किसी जो दोनों प्रमुख पार्टी है, BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, आप उनके साथ नहीं भी जाते हैं, तो क्या तीसरे मोर्चे के रूप में आप हनुमान बेनीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या उनसे गठबंधन कर सकते हैं? देखो, मैंने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी। युवा बेरोजगार संवाद प्रोग्राम चल रहा है, संवाद हम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं से मिलेंगे। संवाद के बाद निष्कर्ष निकलेगा। उस निष्कर्ष में यदि युवा कहेंगे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ूंगा, और वो कहेंगे तो लड़ना चाहिए, किस पार्टी से हमें साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, वो मिलकर हम निर्णय करेंगे। उसके बाद इसका ऐलान होगा। लेकिन ये निश्चित है कि मेरी भी मंशा है कि युवाओं की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। कि युवा लाठीचार्ज हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, जिस गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, सबसे ज़्यादा वोटरों की संख्या युवाओं की है, तो युवाओं का प्रतिनिधित्व सभी पार्टियों को देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी, बड़ी भूमिका युवाओं की रहेगी। पेपर लीक प्रकरण की आपने यहाँ पर बात करी है, तो वो ऐसे कौन से सुधार के वो पॉइंट्स हैं जो आप, अगर मान लीजिए आप जीत कर आते हैं, युवाओं की आवाज़ बनकर आप आते हैं, तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस घटना को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं? देखो, एक तो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मामला चल रहा है, तो इन पर भी एक कानून है, इस पर रोकथाम लगे। आप बायोमेट्रिक करिए, क्योंकि डमी अभ्यर्थी भी बैठते हैं, और आप जो कानून अपने उम्र कैद की सज़ा कानून है उसको तत्काल लागू करिए।
कई ऐसे लोग हैं जिनको निलंबित तो कर दिया गया, सरकारी कर्मचारी उनको बर्खास्त नहीं किया, तत्काल बर्खास्त करें, तत्काल इस कानून को लागू करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सज़ा दिलाए। तो इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, पेपर लीक माफिया को जड़ से ख़त्म करना होगा। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहूँगा कि हाँ, जो हमने उम्र कैद की सज़ा राज्य सरकार लेके आई हमारी मांग पर, इसके अलावा उसको बढ़ाना चाहिए, उम्र कैद को हटाकर फांसी की सज़ा जैसा नियम करना चाहिए, इनमें डर होना चाहिए। तो बेहतरीन सुझाव है। सरकारी जॉब के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र भी जॉब के लेकर बहुत हमारी कार्य योजना है। यदि सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने हम बात रखेंगे, यदि वो सहमत होते हैं, उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन युवाओं के लिए उनकी खुशियों के लिए काम करना एक मेरा लक्ष्य है। लगातार 11 साल 8 महीने से संघर्ष जारी है। युवाओं के लिए तो आप आवाज़ उठा ही रहे हैं और युवाओं के भरोसे या फिर युवा शक्ति जो आपके साथ है उसके नाते आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप जिस भी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ युवा शक्ति के साथ साथ और आम जनता भी है, हर क्षेत्र के लोग वहाँ पर शामिल हैं। तो क्या आपने सोचा है कि उस जनमानस को आप कैसे लुभा पाएंगे? देखो, काम करने की इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी। जब उस चुनौती में मैं खरा उतर सकता हूँ तो और चुनौतियों का मैं सामना कर सकता हूँ, क्योंकि लड़ना सीख लिया, संघर्ष करना सीख लिया, सिस्टम को सीख लिया। सबसे बड़ी बात है सिस्टम को सीखना, अधिकारियों की कार्यप्रणाली को समझना। तो वो सीख लिए तो उन समस्याओं का हल भी हो जाएगा। उस अनुभव का जो इस 11 साल 8 महीने जो संघर्ष मैंने युवाओं के लिए किया है, हर कार्यालय में चक्कर काटा, जो ये अनुभव हर क्षेत्र में काम आ सकता है। वो किसान के लिए भी काम आ सकता है, वो महंगाई, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सबके लिए काम आ सकता है। जो हम धरना प्रदर्शन में तो मास्टरमाइंड हो गए ना, अब जहाँ जाके बैठ सकते हैं भैया, भाई डॉक्टर नहीं है तो बैठ गए, भाई वही तो बदला कि रोजगार के लिए नहीं तो डॉक्टर के लिए, आम जनता के लिए बैठ गए। ये चीज़ तो हो गई ना, तो ये अनुभव बहुत काम आएगा जनता की सेवा के लिए। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तक ये बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। करीब 2.5 लाख लोगों को ये नौकरी दिला चुके हैं। 11 साल लंबा इनका संघर्ष है, कई बार ये जेल जा चुके हैं और अब इन्होंने राजनीति में उतरने का अपना मन बना लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कौन सी विधानसभा क्षेत्र से ये लड़ते हैं और अगर लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर ये निर्दलीय ही ताल ठोकेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।